जरा कल्पना कीजिए, किसी ने अपना बहुत ही महंगा सूट एक ड्राई क्लीनर को दिया है। दाग निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, उस पर ग्रीस का एक बहुत ही जिद्दी दाग लगा है जिसे निकालना है। अब सोचिए कि उसी ग्रीस को काटने वाले रसायन को एक मेडिकल मास्क में डालकर किसी को सुंघाया जाए। बाप रे, सर्जरी के लिए? एकदम सही, एक बड़ी सर्जरी के लिए, गहरी नींद में सुलाने के लिए। सुनने में एकदम पागलपन लगता है ना? हाँ, मतलब कोई कपड़े धोने वाली चीज का इस्तेमाल इंसानी दिमाग को सुन करने के लिए कैसे कर सकता है? बिल्कुल, लेकिन दशकों तक चिकित्सा विज्ञान में एकदम यही हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये कोई विज्ञान की गलती नहीं थी। मतलब ये रसायन विज्ञान के एक बहुत ही खास परिवार की अपनी अनोखी खूबी थी। इसी बात ने मुझे आज के इस गहन चर्चा के लिए इतना उत्साहित किया है। आज हमारे सामने शोध लेखों और विज्ञान के नोट्स का जो पुलिंदा है वो एल्किल हैलाइड्स, या जिन्हें हैलो एल्केन्स भी कहते हैं, उनके बारे में है। जी, बहुत ही दिलचस्प विषय है। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ही रासायनिक संरचना कपड़े साफ कर सकती है, आग बुझा सकती है, सर्जरी का दर्द मिटा सकती है, और हमारे घरों को ठंडा भी रख सकती है। हाँ, और यहाँ तक कि खेतों में कीड़ों का सफाया भी कर सकती है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये एल्किल हैलाइड आखिर भला क्या है? देखिए, अगर हम इसे बुनियादी स्तर पर समझे तो ये असल में बहुत ही साधारण सी चीज है। मतलब दुनिया में चारों तरफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है ना? बिल्कुल। तेल, गैस, मोम, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब अगर आप उस चेन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन के अणु को हटा दें, बस एक को? हाँ, सिर्फ एक को हटाकर उसकी जगह हैलोजन परिवार के किसी सदस्य को बैठा दें, मतलब जैसे कि क्लोरीन हो गया, या फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अच्छा। तो ये हैलोजन जुड़ने के बाद जो नई चीज बनती है उसे ही हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो मतलब एक भारी हैलोजन के आ जाने से उस पूरे अणु का स्वभाव ही पलट जाता है। पूरी तरह से। मैंने जो शुरुआत में ड्राई क्लीनिंग वाला उदाहरण दिया था, हमारे स्रोत बताते हैं कि इनका सबसे पहला और बड़ा औद्योगिक उपयोग सॉल्वेंट्स या घोलने वाले पदार्थों के रूप में हुआ। जी बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोइथाइलिन जैसे रसायन। हाँ, और नोट्स के मुताबिक ये सब ग्रीस, तेल और मोम को घोलने में उस्ताद है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पानी ऐसा क्यों नहीं कर पाता? पानी क्यों नहीं कर पाता, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये रसायन ही ऐसा क्या करते हैं जो पानी नहीं कर सकता? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा है। इसे रसायन शास्त्र में कहते हैं समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एकदम सही। पानी एक ध्रुवीय या पोलर अणु है। मतलब इसके एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। लेकिन तेल या ग्रीस गैर ध्रुवीय होते हैं, यानी नॉन पोलर, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए पानी ग्रीस के साथ जुड़ नहीं पाता? बिल्कुल, वो बस उसके ऊपर से फिसल जाता है। मतलब पानी ग्रीस को पकड़ने के लिए बना ही नहीं है। सही कहा। लेकिन जब हम कार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ते हैं तो एल्किल हैलाइड्स मुख्य रूप से गैर ध्रुवीय बन जाते हैं। उनका चार्ज खत्म हो जाता है। या तो खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। हाँ। तो उनका स्वभाव भी तेल और ग्रीस जैसा ही हो जाता है। अरे वाह, मतलब ग्रीस को लगता है कि कोई अपना ही आ गया। हाँ, तो जब आप टेट्राक्लोरोइथाइलिन को किसी कपड़े पर डालते हैं तो वो ग्रीस के अणुओं के बीच घुसकर उन्हें अपने साथ मिला लेता है, और ग्रीस आसानी से कपड़े को छोड़कर रसायन के साथ बह जाता है। कमाल का तरीका है ना? बहुत ही प्रभावी तरीका है। लेकिन यहाँ इस शोध में एक और बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी बात? जो चीज ग्रीस और तेल को इतनी अच्छी तरह से घोल रही है, उसी भारी रसायन का उपयोग आग बुझाने के लिए भी होता था। जी, ऐतिहासिक रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आग बुझाने का ग्रीस काटने से क्या लेना देना है? लेना देना उस हैलोजन के भारीपन से है। देखिए, हैलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, हाँ, ये हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत भारी होते हैं। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को आग पर छिड़कते हैं तो वो गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है, भाप बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो बहुत भारी है, उसकी वाष्प हवा में ऊपर नहीं उड़ती। अच्छा, तो वो वाष्प नीचे की तरफ ही बैठ जाती है। सटीक कहा आपने। वो वाष्प आग के ऊपर एक भारी अदृश्य कंबल की तरह बिछ जाती है। एक भारी गीले कंबल की तरह जो ऑक्सीजन को रोक देता है। एकदम वही।
आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो भारी वाष्प बाहर की ताज़ी ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने ही नहीं देती। और क्योंकि ये रसायन खुद जलते नहीं हैं, हाँ, एल्किल हैलाइड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना के बराबर होते हैं, इसलिए वे ज्वलनशील नहीं होते। तो ऑक्सीजन कट जाती है और आग दम घुटने से बुझ जाती है। बिल्कुल यही होता है। ग्रीस को सोखने वाला वही अणु अब आग का दम घोट रहा है। लेकिन रुकिए, अगर ये वाष्प इतनी भारी है और ग्रीस को इतनी आसानी से घोल सकती है, तो क्या इसका इंसानों के आसपास रहना सुरक्षित है? मुझे तो उस इंसान की चिंता हो रही है जो बंद कमरे में इस रसायन से आग बुझा रहा है। आपकी चिंता बिल्कुल सही दिशा में है, और यही से विज्ञान को इन रसायनों का सबसे खतरनाक लेकिन दिलचस्प पहलू समझ में आया। हाँ, इनकी यही ताकत, मतलब भारीपन और ग्रीस को घोलने की क्षमता, इंसानी शरीर के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। जहर का काम करने लगी। हाँ, कई एल्किल हैलाइड जहरीले होते हैं, लेकिन इसी विषाक्तता और वाष्पशील प्रकृति ने हमें चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा हथियार भी दिया। एनेस्थेटिक्स, बेहोशी की दवाएं। बिल्कुल। ये मेरी सबसे बड़ी उलझन है। क्लोरोफॉर्म का नाम तो सबने किसी न किसी सस्पेंस फिल्म में सुना ही होगा, जहां विलन रुमाल सुंघाकर बेहोश कर देता है। एकदम वही। और सर्जरी के इतिहास में भी क्लोरोफॉर्म सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले रसायनों में से एक था। जी बिल्कुल था। पर मुझे ये समझाइए कि जो चीज कपड़ों से ग्रीस निकाल रही है वो दिमाग को कैसे सुन कर सकती है? ये कनेक्शन शायद पूरे रसायन विज्ञान के सबसे बड़े आहा मोमेंट्स में से एक है। अच्छा, कैसे? हमारी नर्वस सिस्टम यानी तंत्र को देखिए। हमारी नसों के ऊपर एक परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ। हाँ, और ये परत मुख्य रूप से लिपिड्स यानी फैट या वसा की बनी होती है। ओहो, फैट मतलब हमारे शरीर के अंदर का ग्रीस। एकदम सही पकड़े, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स जैसे क्लोरोफॉर्म बेहतरीन फैट सॉल्वेंट्स होते हैं। तो जब इंसान इन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है तो ये खून में घुलकर सीधे दिमाग और नसों तक पहुंचते हैं। बाप रे! और क्योंकि नसों के ऊपर फैट की परत है, ये रसायन आसानी से उस फैट में घुलकर हमारी नर्वस कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। सिग्नल्स ब्लॉक होते ही शरीर को दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। मेरा दिमाग सच में चकरा रहा है। मतलब वो ग्रीस घोलने वाली खूबी ही है जो इसे हमारे खून से निकालकर सीधे नसों के फैट में ले जाती है। जी हाँ, यही इसका विज्ञान है। लेकिन अगर ये फैट को इतनी आसानी से घोलता है तो फिर तो ये हमारे लिवर के लिए विनाशकारी होगा। वहां भी तो बहुत फैट होता है। दुर्भाग्य से यही सच्चाई थी। क्लोरोफॉर्म बहुत विषैला था। मतलब सिर्फ बेहोश नहीं करता था? नहीं, ये लिवर और किडनी की कोशिकाओं को भारी नुकसान पहुंचाता था। इसीलिए विज्ञान को मजबूरन सुरक्षित विकल्पों की तलाश करनी पड़ी। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हटा दिया गया। हाँ, और उसकी जगह इसी परिवार के कम विषैले रसायनों ने ले ली, जैसे हैलोथेन। अच्छा, मैंने नोट्स में स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इथाइल क्लोराइड स्प्रे के बारे में भी पढ़ा है। जी, वो एक लोकल एनेस्थेटिक है। क्रिकेट के मैदान पर जब खिलाड़ी को चोट लगती है तो फिजियो तुरंत वो स्प्रे मारते हैं और दर्द गायब हो जाता है। क्या वो भी ऐसे ही फैट घोलकर काम करता है? नहीं, वहाँ तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा। वहाँ नसों में घुसने वाला विज्ञान काम नहीं कर रहा, बल्कि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का विज्ञान काम कर रहा है। वाष्पीकरण कैसे? इथाइल क्लोराइड कमरे के तापमान पर गैस होता है, लेकिन उसे दबाव में तरल बनाकर कैन में रखा जाता है। तो जब उसे त्वचा पर स्प्रे किया जाता है तो वह तुरंत वाष्प बनकर उड़ना चाहता है। और भाप बनने के लिए उसे गर्मी चाहिए होगी। बिल्कुल। और वो गर्मियों से कहाँ से मिलती है? खिलाड़ी की त्वचा से। एकदम सही। वो इतनी तेजी से त्वचा की गर्मी सोख लेता है कि उस जगह का तापमान अचानक गिर जाता है। मतलब वो हिस्सा बर्फ की तरह सुन्न हो जाता है। हाँ, और नसों के सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाते। कमाल है। और अगर हम इसी गर्मी सोखने वाले सिद्धांत को बड़े पैमाने पर लागू करें तो हम पूरे कमरे को ठंडा कर सकते हैं। बिल्कुल, जो हमें सीधे हमारे अगले विषय की तरफ ले जाता है, रेफ्रिजरेंट्स यानी एयर कंडीशनर और फ्रिज। सही कहा आपने। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा कहते हैं। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, 20वीं सदी के मध्य में विज्ञान को ऐसे रसायनों की जरूरत थी जो फ्रिज की पाइपों में घूमे, अंदर की गर्मी सोखकर वाष्प बने और फिर बाहर जाकर वापस तरल में बदल जाएं। इसके लिए ही तो फ्रेयॉन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बनाया गया था ना? जी, जिन्हें हम CFC भी कहते हैं, जैसे फ्रेयॉन 12। उस समय ये एकदम चमत्कारिक लगे थे क्योंकि ये सुरक्षित थे। हाँ, ये न तो आग पकड़ते थे, न ही क्लोरोफॉर्म की तरह विषैले थे। जमीन पर ये एकदम सुरक्षित थे।
लेकिन अगर ये इतने ही सुरक्षित और चमत्कारी थे तो फिर इन पर वैश्विक प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इनकी कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। स्रोतों में ओजोन परत के विनाश की बात बहुत साफ साफ लिखी है। ये रसायन हमारे फ्रिज से निकलकर ओजोन तक कैसे पहुंच गए? यही विज्ञान का सबसे बड़ा सबक था। मैंने कहा ना कि CFC जमीन पर सुरक्षित थे। हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन या क्लोरीन का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। वे आमतौर पर किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन जब फ्रिज या AC कबाड़ में फेंके गए तब ये गैसें लीक होकर वायुमंडल में ऊपर उठने लगीं। भारी होने के बावजूद हवा के बहाव के साथ ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गईं। और वहां जाकर क्या हुआ? वहां इन पर सूरज की भयानक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे टकराती हैं। यूवी किरणें? जी, उन शक्तिशाली UV किरणों ने इनके मजबूत बॉन्ड को तोड़ दिया ओहो, और उनमें से क्लोरीन रेडिकल बाहर निकाल दिया, वो क्लोरीन रेडिकल एक भूखे भेड़िए की तरह था। जिसने ओजोन के अणुओं को तोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल। एक अकेला क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता था। और मजबूती वही आसमान में जाकर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एकदम सही। इसीलिए फिर विज्ञान ने HCFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बनाए, जिनमें क्लोरीन नहीं था। कहानी बार बार वहीं आ रही है, ताकत और विषाक्तता के बीच संतुलन। और मजे की बात यह है कि जिस विषाक्तता से हम एनेस्थेटिक्स और रेफ्रिजरेंट्स में बचने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, कृषि क्षेत्र ने उसी विषाक्तता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अरे हाँ, चलिए कीटनाशकों और फ्यूमिगेंट्स की बात करते हैं। जी, हमने अभी देखा कि ये रसायन इंसान के लिवर के लिए खतरनाक है, ओजोन के लिए खतरनाक है। तो फिर हमने इन्हें अपने खेतों और फसलों पर छिड़कने का फैसला क्यों किया? क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या कीड़े, फफूंद और नेमाटोड्स थे। यहाँ फिर से वही फैट सॉल्वेंट वाला विज्ञान काम आता है। मतलब ग्रीस घोलने वाला? हाँ, कीड़ों के शरीर के बाहर एक सुरक्षित परत होती है, लेकिन क्योंकि एल्किल हैलाइड्स फैट में घुलनशील होते हैं, कभी जिसे एक फ्यूमिगेंट कहा गया है, ये फसल बोने से पहले मिट्टी को कीटाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल होता है और आयातित वस्तुओं को बाहरी कीटों से बचाने के लिए भी। लेकिन रुकिए, ये सुनकर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। हम जिन रसायनों को इतना विषैला मानते हैं कि वे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों तक का सफाया कर देते हैं, उन्हीं से हम अपनी जमीन का उपचार क्यों कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी ही प्लेट में जहर नहीं परोस रहे हैं? ये एक बहुत ही गंभीर और आलोचनात्मक सवाल है, लेकिन यहाँ हमें फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया को समझना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रोकथाम है। प्रिवेंशन। जी। कल्पना कीजिए किसी दूसरे देश से टनों लकड़ियां या अनाज हमारे देश आ रहा है। ठीक है। अगर उसमें कोई ऐसा विदेशी कीट छिपा है जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, तो वो हमारी पूरी कृषि व्यवस्था को तबाह कर सकता है चंद हफ्तों में। अच्छा, तो ये किसी नई महामारी को देश में घुसने से रोकने का तरीका है। बिल्कुल। मिथाइल ब्रोमाइड को गैस के रूप में सीलबंद कमरों में या प्लास्टिक से ढके खेतों में छोड़ा जाता है, ताकि वह हर कोने में पहुंच सके। हाँ, और छुपे हुए कीड़ों को मार दे। और सबसे अहम बात, प्रक्रिया के बाद जब कवर हटाया जाता है तो वो गैस हवा में उड़ जाती है। मतलब वो मिट्टी या अनाज के अंदर स्थायी रूप से नहीं बैठी रहती। नहीं। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर आज भी वैज्ञानिक समुदाय में गहरी चिंता है। ओजोन को लेकर भी है ना? जी, और इसके विकल्पों पर तेजी से काम हो रहा है। ये तो हुई इनका अंतिम उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करने की बात, चाहे सुन करना हो, ठंडा करना हो या मारना हो। सही। लेकिन हमारे शोध दस्तावेजों का आखिरी हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला? हाँ। रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में इनका सबसे बड़ा काम किसी को मारना या बचाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनका काम है एक कच्चे माल के रूप में बिल्कुल नई चीजें बनाना। सच कहूं तो एक रसायन विज्ञानी की नजर में यही एल्किल हैलाइड्स का सबसे जादुई रूप है। वे विज्ञान के अल्टीमेट लेगो ब्लॉक्स हैं। लेगो ब्लॉक्स। मैंने नोट्स में कुछ भारी भरकम शब्द पढ़े हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है। क्या आप इस लेगो वाली बात को थोड़े सरल तरीके से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, कार्बन और हैलोजन एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन हैलोजन थोड़ा लालची होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो कार्बन पर इसका क्या असर होता है? इससे कार्बन पे एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अब कार्बन पॉजिटिव है, इसलिए कोई भी ऐसा रसायन जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, एकदम सही, वो उस कार्बन की तरफ आकर्षित होता है। तो वो नया रसायन कार्बन के पास आता है और हैलोजन को बाहर निकाल फेंकता है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि हैलोजन एक ऐसा लेगो का टुकड़ा है जो बहुत भारी है और ठीक से फिट नहीं है। जैसे ही कोई मजबूत और बेहतर टुकड़ा आता है, वो एक दबंग की तरह हैलोजन को धक्का मारकर उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं? जी हाँ। इसके उदाहरण सच में हैरान करने वाले हैं। शोध कहता है कि अगर आप एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल के साथ मिलाते हैं तो वो अल्कोहल में बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। मतलब हैलोजन गया, उसकी जगह हाइड्रोक्साइड आ गया और पूरी चीज अल्कोहल बन गई। और सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप कोई और न्यूक्लियोफाइल लाते हैं तो आप एमाइन्स बना सकते हैं, साइमाइन्स बना सकते हैं या ईथर्स बना सकते हैं। आधुनिक दवा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग इन्हीं छोटे छोटे बदलावों पर टिका है। मतलब हम एक ही एल्किल हैलाइड से दर्जनों अलग अलग दवाएं बना सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मुझे पूरी तरह से चकरा दिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रसायन विज्ञान का एक मास्टरपीस। नोट्स में इसे नया कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनाने का अविश्वसनीय उपकरण कहा गया है। इसके लिए 1912 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ, मिला था। ये इतना जादुई क्यों है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रकृति के एक सामान्य नियम को पलट देता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि हैलोजन के साथ जुड़ा कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज महसूस करता है ना? हाँ, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। लेकिन 1900 की शुरुआत में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या किया कि एल्किल हैलाइड के घोल में मैग्नीशियम धातु डाल दी। मैग्नीशियम? मैग्नीशियम सीधे जाकर कार्बन और हैलोजन के बीच में बैठ गया। और उससे क्या हुआ? जैसे ही मैग्नीशियम वहां बैठा, पूरा खेल पलट गया। जो कार्बन अभी तक पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव बन गया। रुकिए, कार्बन का चार्ज ही उल्टा हो गया? बिल्कुल, ये एक पोलैरिटी फ्लिप था। बाप रे! और ये रसायन विज्ञान में किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि अब वो नेगेटिव कार्बन दूसरे अणुओं के पॉजिटिव कार्बन्स को ढूंढकर उनके साथ जुड़ने लगेगा। एकदम सही। रसायन विज्ञान में सबसे मुश्किल काम होता है दो अलग-अलग कार्बन चेन्स को जोड़कर एक लंबी चेन बनाना। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ने इस काम को बच्चों का खेल बना दिया। बिल्कुल। माइंड ब्लोइंग। मतलब इसने हमें अपनी मर्जी का अणु डिजाइन करने की ताकत दे दी। जी। और अंत में शोध में मिथाइल आयोडाइड का भी जिक्र है, जिसे एक बहुत ही सटीक मिथाइलेटिंग एजेंट बताया गया है। हाँ, मिथाइल आयोडाइड बहुत ही उपयोगी है। इसका क्या काम है? जब आपको किसी बहुत ही जटिल दवा के अणु में किसी एक खास जगह पर सिर्फ एक छोटा सा कार्बन का टुकड़ा, मतलब मिथाइल ग्रुप, जी, उसे जोड़ना हो तो मिथाइल आयोडाइड वो काम एकदम सटीकता से करता है। कार्बन हैलोजन का वो कमजोर बॉन्ड ही वो चाबी है जो नए रसायनों के निर्माण के अनगिनत दरवाजे खोलती है। क्या सफर रहा है ये! सच में। इस गहन चर्चा को शुरू करते वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा कार्बन और हैलोजन का जोड़ इतनी कहानियों से भरा होगा। विज्ञान अक्सर ऐसे ही हैरान करता है। हमने देखा कि कैसे इनका गैर ध्रुवीय स्वभाव जिद्दी ग्रीस को साफ करता है, कैसे इनका भारीपन आग का दम घोटता है, जी, कैसे उनकी फैट को घुलने की ताकत नसों में घुसकर हमें दर्द से राहत देती है, लेकिन वही ताकत लिवर के लिए जहर बन जाती है, और कैसे उनकी वाष्प बनने की क्षमता ने हमारी दुनिया को ठंडा किया, लेकिन ओजोन को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल। और अंत में कैसे प्रयोगशालाओं में ये एक दबंग लेगो ब्लॉक की तरह काम करता है, जिससे हम भविष्य की दवाएं बनाते हैं। सही कहा। हमारा पूरा आधुनिक जीवन, चाहे वो ड्राई क्लीनिंग हो, सर्जरी हो, हमारा रेफ्रिजरेटर हो या खेत का अनाज हो, इसी एक अदृश्य रासायनिक रिश्ते पर टिका है। विज्ञान की असली ताकत ही यही है, एक ही अणु अलग-अलग परिस्थितियों में बिल्कुल विपरीत रूप दिखा सकता है। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमने देखा कि एक परमाणु को जोड़ने या हटाने से कैसे कोई चीज जीवन रक्षक से विनाशकारी बन सकती है। जी। जब हम इस ताकत के विनाशकारी पहलू जैसे ओजोन का नुकसान या मिट्टी में जहर का मिलना के बारे में जानते हैं तो भविष्य की ओर देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। आगे की चुनौतियां। आने वाले कल में जब हमें पर्यावरण को बचाते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा तो वो नया परफेक्ट मॉलिक्यूल क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम कभी कोई ऐसा रसायन बना पाएंगे जो सिर्फ काम करे और पर्यावरण से कोई कीमत न वसूले?
एक ऐसा सवाल यह है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया की प्रयोगशालाओं में खोजा जा रहा है। शायद किसी दिन उसी परफेक्ट मॉलिक्यूल के शोध दस्तावेजों के साथ हम फिर से लौटेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। जो रसायन कभी सिर्फ ग्रीस साफ करने के लिए एक टूल था, उसने सच में हमें विज्ञान के संतुलन को देखने का एक नया नजरिया दिया है। इस सवाल को ख्यालों में छोड़ते हुए इस शानदार चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।